वेलकम लिसनर्स। आज का टॉपिक है कोर्स MPA012 एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी का यूनिट 10 यानी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। तो चलिए देखते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई संगठन आखिर काम कैसे करता है। तो इस सफर में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन आखिर होता क्या है, फिर उसकी डीएनए को डिकोड करेंगे, समझेंगे कि उसे चलाता क्या है, उसका ब्लूप्रिंट कैसा होता है और हाँ, वो बाहरी दुनिया में जिंदा कैसे रहता है। और बिल्कुल एंड में इन सभी टुकड़ों को जोड़कर हम पूरी पिक्चर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। एक संगठन है क्या? देखिए, इसे डिफाइन करना उतना सीधा है नहीं जितना लगता है। कई बड़े बड़े थिंकर्स ने सवाल का जवाब देने की कोशिश की है। जैसे चेस्टर बार्नार्ड, जो शुरुआती थिंकर्स में से एक थे, उन्होंने कहा कि ये लोगों के बीच सोच समझकर बनाया गया तालमेल है। लेकिन पता है, मजेदार बात यह है कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। टाइम के साथ साथ ये डेफिनेशन और भी गहरी होती गई। तो इसका सार यानी आसान शब्दों में ये है कि संगठन कोई अचानक इकट्ठा हुई भीड़ नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक सोचा समझा डिजाइन है, मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसे किसी खास मकसद को हासिल करने के लिए बनाया जाता है, जहां हर किसी का काम एक कॉमन गोल से, एक साझे लक्ष्य से जुड़ा होता है। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए हैं कि संगठन क्या है, तो चलिए इसका डीएनए देखते हैं। हर संगठन का, चाहे वो एक छोटी सी दुकान हो या फिर एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, एक जेनेटिक कोड होता है। मतलब कुछ ऐसी बेसिक बातें जो सब में कॉमन होती हैं। यहाँ स्क्रीन पर जो दिख रहा है, ये 6 एलिमेंट्स, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की नींव हैं, फाउंडेशन। देखिए, सब कुछ एक ह्यूमन ग्रुप से शुरू होता है, फिर उसे एक खास मकसद के लिए जानबूझकर बनाया जाता है, फिर उस मकसद को पाने के लिए सबके कामों में कोऑर्डिनेशन लाया जाता है, जिसे एक स्ट्रक्चर या ढांचे के जरिए लागू करते हैं। और यही ढांचा तय करता है कि पावर किसके पास है और बिहेवियर के रूल्स क्या होंगे। ये सब जब मिलते हैं तभी एक संगठन पूरा होता है। तो अब आते हैं संगठन के दिल पर, उसके गोल्स यानी उसके लक्ष्य। आखिर कोई ऑर्गेनाइजेशन बनता ही क्यों है, उसका मकसद क्या होता है? और यहाँ ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। अक्सर जो एक संगठन कहता है और जो वो असल में करता है, उसमें फर्क हो सकता है। ये जो ऑफिशियल गोल्स हैं, ये तो वो हैं जो वो दुनिया को दिखाते हैं अपनी वेबसाइट पर, अपनी रिपोर्ट्स में। लेकिन ऑपरेटिंग गोल्स वो हैं जो उनके रोज के काम से जाहिर होते हैं, मतलब कि वो एक्चुअली में क्या हासिल करना चाहते हैं। और हाँ, एक बात और, ये जो गोल्स होते हैं ना, ये पत्थर की लकीर नहीं होते। ये गोल सक्सेशन नाम के एक प्रोसेस से बदल भी सकते हैं। मतलब सोचिए, अगर कंपनी अपना टारगेट पूरा कर ले या मार्केट ही बदल जाए या फिर पुराना गोल ही इम्पॉसिबल लगने लगे, तो जाहिर है उसे नए गोल सेट करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो गोल्स तो सेट हो गए, लेकिन उन्हें हासिल कैसे किया जाए? इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को एक ढांचे की, एक स्ट्रक्चर की जरूरत होती है, एक तरह का ब्लूप्रिंट जो ये तय करता है कि कौन क्या करेगा और सब लोग मिलकर काम कैसे करेंगे। ये स्ट्रक्चर एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन का नक्शा ही है। ये बताता है कि काम कैसे बांटा गया है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा और हाँ, आखिरी फैसला लेने का अधिकार किसके पास है। और इसी ढांचे से जुड़ा एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, फैसले लेगा कौन? क्या सारी पावर टॉप मैनेजमेंट के हाथ में होगी? इससे कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। या फिर फैसले लेने की आजादी अलग अलग लेवल्स पर बांट दी जाएगी, जिसे हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। तो इसी बेस पर ना 2 तरह के मेन स्ट्रक्चर्स बनते हैं। एक है मैकेनिस्टिक, ये बिल्कुल मशीन की तरह होता है, रिजिड, ऊपर से नीचे तक सख्त नियम और हायरार्की। ये एक स्टेबल एनवायरनमेंट में बढ़िया काम करता है। और दूसरा है ऑर्गेनिक, ये एकदम फ्लेक्सिबल नेटवर्क जैसा होता है, जहां लोग आपस में आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं और हालात के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। ये तेजी से बदलते हुए एनवायरनमेंट के लिए बेस्ट माना जाता है। चलिए अब बात करते हैं एनवायरनमेंट की। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अकेले एक वैक्यूम में काम नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। वो एक बड़े माहौल यानी एनवायरनमेंट का हिस्सा है और उस पर बाहरी दुनिया का लगातार असर पड़ता रहता है। ये एनवायरनमेंट वो सब कुछ है जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है, जैसे सरकार की पॉलिसीज, मार्केट का उतार चढ़ाव, नए कॉम्पिटिटर्स। और यही माहौल तय करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए नए मौके यानी अपॉर्चुनिटीज कहाँ हैं और खतरे कहाँ छुपे हैं। तो ऐसे में जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो बस हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहते। वो इस माहौल से निपटने के लिए स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है। वो या तो खुद को बचाने यानी इंसुलेट करने की कोशिश करते हैं या माहौल पे कंट्रोल पाने की
या फिर बिल्कुल गिरगिट की तरह खुद को माहौल के हिसाब से बदल लेते हैं यानी अडेप्ट कर लेते हैं। तो चलिए अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उस सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं। लेट्स पुट इट ऑल टुगेदर। तो आसान शब्दों में कहें तो एक संगठन एक लिविंग सिस्टम की तरह है, ठीक? इसका अपना डीएनए है, इसे चलाने वाले गोल्स हैं, इसका एक शरीर यानी स्ट्रक्चर है और सबसे जरूरी इसे जिंदा रहने के लिए अपने बाहरी एनवायरनमेंट के साथ तालमेल बिठाना ही पड़ता है। इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक संगठन एक कॉम्प्लेक्स, एक लिविंग सिस्टम है जिसे बनाया तो इंसानों ने है, लेकिन जो लगातार बदलता और इवॉल्व होता रहता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ता है। आज की इतनी तेजी से बदलती दुनिया में आखिर कौन से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स हैं जो आगे चलकर टिक पाएंगे? इस बारे में जरूर सोचिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट यूनिट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इफ यू लाइक टू अटेंड द क्विज, सी द डिस्क्रिप्शन। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।